हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वायर 2020 में। और ये पदार्थ का पार्ट 5 रहने वाला है, जिसमें आज हम ठोस, द्रव और गैसों की तुलना करने वाले हैं। यानी वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इन तीनों अवस्थाओं को, लेकिन आज हम एक समराइज्ड रूप में आज इनकी हम तुलना करेंगे, और वो भी कुछ गुणों के आधार पर। यानी पहला गुण है हमारा आकार। यानी आकार के आधार पर अगर हम बात करें ठोसों की, तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, और गैसों की बात करें तो गैसों का आकार भी निश्चित नहीं होता है। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर आकार के आधार पर बात करें तो ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, और द्रवों का आकार कभी भी निश्चित नहीं होता। और इनका आकार निश्चित क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके बीच यानी उनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है वह ठोसों की तुलना में कम पाया जाता है। ठोसों की तुलना में कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है। यानी अगर ठोसों की बात करें तो ठोसों में जो आकर्षण बल पाया जाता है वो सर्वाधिक पाया जाता है, और जब सर्वाधिक बल पाया जाएगा तो इसके जो कण होंगे वो अत्यधिक पास पास होंगे। लेकिन अगर ठोसों से द्रवों की तुलना करें तो ठोसों की तुलना में इनमें जो बल पाया जाता है वो कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रसार का भी गुण पाया जाता है, और प्रसार का गुण क्या होता है, यानी द्रवों में जो बहने का गुण होता है उसे हम प्रसार कहते हैं, या कह सकते हैं व्यापन कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, ये बह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है वह ठोसों की तुलना में कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है। और जब ठोसों की तुलना में जब आकर्षण बल कम पाया जाएगा तो इसके जो कण होंगे वो क्या होंगे, अत्यधिक थोड़ी दूर होंगे। यानी ठोसों की तुलना में वो क्या होंगे, अत्यधिक दूर होते हैं। ठीक है, अगर बात करें गैसों की, तो गैसों का आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। यानी जो गैसें होती हैं उनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। क्योंकि ये तो हमें पता ही है, क्यों, क्योंकि जो आकर्षण बल पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है। क्या कैसा पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है, या कह सकते हैं नगण्य होता है, या ये कह सकते हैं बिल्कुल होता ही नहीं है। यानी गैसों का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अगर बात करें दूसरे गुण की, तो दूसरा गुण है दृढ़ता। तो ये क्या होती है, तो ये क्या होते हैं, ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। यानी ठोसों में कभी भी बहने का गुण नहीं पाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठोस कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। अगर बात करें द्रवों की, तो द्रव दृढ़ नहीं होते, ये बह सकते हैं। यानी द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रसार या व्यापन। लेकिन अगर गैसों की बात करें तो गैसें भी क्या होती हैं, बिल्कुल दृढ़ नहीं होती हैं। यानी अगर बात करें ठोसों की और बात करें गैसों की, तो गैस बिल्कुल क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, बल्कि गैस दृढ़ नहीं होती। ठीक है, जब गैसें क्या नहीं होंगी, दृढ़ नहीं होंगी, तो इनमें भी बहने का गुण पाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं विसरण। यानी गैसों में सर्वाधिक बहने का गुण पाया जाता है। अगर हम बात करें वायु की और कोई द्रव ले लें, यानी जल ले लें, तो जल या वायु, तो किसमें बहने का गुण ज्यादा पाया जाता है, तो वायु में बहने का गुण ज्यादा पाया जाएगा। यानी गैसों में बहने का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, जिसे हम विसरण के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं तीसरे गुण के आधार पर, तो वो है आयतन। यानी ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब बात करें द्रवों की, तो द्रवों का भी आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, द्रवों का आयतन भी निश्चित, ठोसों का आयतन भी निश्चित। तो फिर गैसों में क्या हुआ, तो गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, ना तो इसका आकार निश्चित होता है और न ही इसका आयतन निश्चित होता है। और आयतन किस वजह से निश्चित नहीं होता, वो वही कारण है, क्योंकि जो आकर्षण बल पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है, नगण्य पाया जाता है। और जब सबसे कम पाया जाएगा तो इसके जो कण होंगे वो तीव्र गति से क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी तीव्र वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं। और जब ये जब वे तीव्र वेग से बहेंगे तो इनका आयतन भी ना तो निश्चित होगा, यानी जिस पात्र में डाले जाएंगे, यानी वो जिस पात्र में डाले जाएंगे उसको वो पूरा भर देंगे। वो क्या करेंगे, इसको पूरा भर देंगे। पूरा केवल इसलिए भर रहे हैं क्योंकि जो कण होते हैं वो अनियमित गति से क्या करते हैं, इसकी दीवारों पर चारों ओर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। इसके कारण ना तो इसका आकार निश्चित होता है और न ही इसका आयतन निश्चित होता है। यानी ये जिस पात्र में डाले जाते हैं वह उसका आयतन ले लेते हैं, वह उसका आकार ग्रहण कर लेती हैं गैसें। ठीक है, अब बात करते हैं संपीड़ितता के आधार पर। तो संपीड़ितता मैंने बताया था क्या होती है। संपीड़ितता एक ऐसा गुण होता है जब किसी पदार्थ पर कोई बाहरी दबाव लगाया जाता है तो वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेता है। यानी दबाव के आधार पर अगर कोई पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है तो वो उसका कौन सा गुण कहलाएगा, संपीड़ितता। संपीड़ितता यानी अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो ठोसों की बात करें तो ठोस असंपीड्य होते हैं, यानी इनमें कोई भी किसी भी प्रकार की संपीड़ितता
नहीं पाई जाती, या कह सकते हैं नगण्य संपीड्य होते हैं। या तो कहेंगे ठोस असंपीड्य होते हैं, या कैसे होते हैं, नगण्य संपीड्य होते हैं। ठीक है, यानी ठोस क्या नहीं करेंगे, दबाव लगाने पर किसी भी प्रकार की अवस्था को परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक है, भले ही उसमें क्या आ सकती है, विकृति आ सकती है, ठोसों में क्या आ सकती है, विकृति आ सकती है, लेकिन उनकी अवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कोई लोहे का बॉक्स है, कोई लोहे का बॉक्स है, आप उस पर अगर बाहरी दबाव लगाएंगे तो क्या होगी, इसमें एक विकृति पैदा हो जाएगी। क्या पैदा होगी, विकृति पैदा हो जाएगी, लेकिन वह अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। बात करें द्रवों की, तो द्रव तो जो होते हैं, द्रव भी होते हैं, वो कैसे होते हैं, द्रव भी असंपीड्य होते हैं। यानी जिस प्रकार से जो ठोस होते हैं उसी प्रकार से क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आता है, ये नगण्य संपीड्य होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा बहुत रूप से दबाया भी जा सकता है। यानी थोड़े से क्या होते हैं, संपीड्य भी होते हैं। लेकिन बात करें अगर पूर्ण रूप से, तो द्रव क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। लेकिन अगर गैसों की बात करते हैं तो गैसें पूर्ण रूप से कैसी होती हैं, संपीड्य होती हैं। ठीक है, यानी सर्वाधिक जो संपीड्यता का जो गुण पाया जाता है वो किस में पाया जाएगा, गैसों में पाया जाएगा। ठीक है, अगर बात आती संपीड्यता की, तो सबसे ज्यादा किस में पाई जाएगी, गैसों में पाई जाती है। यानी गैसों पर जब भी बाहरी दबाव लगाया जाएगा तो ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यानी ये लिक्विड जो पेट्रोलियम गैसें होती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम जो गैसें होती हैं, क्या होती हैं, जो पेट्रोलियम गैसें होती हैं उनका ही क्या किया जाता है, संपीडित किया जाता है। उनको क्या किया जाता है, संपीडित किया जाता है। तब जाके क्या प्राप्त होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस ने अपनी अवस्था को चेंज कर लिया, वो किस में आ गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई, यानी द्रव अवस्था में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी गैसें कैसी होती हैं, संपीड्य होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आकर्षण बल के आधार पर। तो आकर्षण बल के आधार पर अगर तुलना करते हैं तो ठोसों में आकर्षण बल सर्वाधिक पाया जाता है। यानी एकमात्र ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो आकर्षण बल पाया जाता है वो कैसा पाया जाएगा, सर्वाधिक पाया जाता है। देखो, ये जो ठोस और द्रव और जो गैस अवस्था है वह केवल इसी आधार पर बांटी गई हैं। यानी अगर कोई पूछता है, यानी प्रश्न पूछता है कि जो ठोस, द्रव और जो गैस अवस्था है वह किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, तो केवल अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर ही पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, उन्हीं को कहते हैं मूल अवस्थाएं। तो आकर्षण बल ठोसों में कैसा पाया जाएगा, सर्वाधिक पाया जाएगा। लेकिन ठोसों की तुलना अगर द्रवों से करेंगे तो क्या होगा कि ठोसों की तुलना में कम, यानी जो आकर्षण बल जो होगा, जो द्रवों में जो होगा वह ठोसों की तुलना में कैसा होगा, कम होगा। परंतु यह बल इनका आयतन स्थिर बनाने के लिए पूर्ण होता है। लेकिन इनके जो अणु होते हैं उनमें इतना आकर्षण बल तो पाया जाता है कि ताकि वो क्या कर सकें, अपने आयतन को निश्चित कर सकें। अभी हमने पढ़ा था कि द्रवों का आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें इतना अंतर आणविक आकर्षण बल इतना नगण्य नहीं है जिस प्रकार से गैसों में है, क्योंकि गैसों में इतना नगण्य हो जाता है कि वह अपने आयतन को भी निश्चित नहीं कर पाती। इस वजह से इसका आयतन अनिश्चित हो जाता है। लेकिन अगर द्रवों की बात करें तो इनमें आकर्षण बल ठोसों की तुलना में तो कम पाया जाएगा, लेकिन इतना तो पाया ही जाएगा कि वह अपने आयतन को क्या बना सके, स्थिर बना सके। ठीक है, अगर बात करते हैं गैसों की, तो गैसों में आकर्षण बल सबसे कम पाया जाएगा या नगण्य होगा। नगण्य का क्या मतलब, बिल्कुल कम। ठीक है, यानी न के बराबर। ठीक है, और इसकी वजह से होगा क्या, अभी हमने देखा कि ना तो आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है, और में बहने का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, जिसे हम विसरण कहते हैं। अब बात करते हैं कणों में गति। तो कणों में गति के आधार पर हम तुलना करें तो ठोसों में केवल कंपन गति पाई जाती है। कैसी गति पाई जाती है, केवल कंपन करती है। ठीक है, यानी टू एंड फ्रो मोशन करती है। ठीक है, यानी थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कंपन गति करती है, यानी अर्थात बहुत कम। कंपन गति का क्या मतलब, बहुत कम गति करती है। यानी ठोसों के जो कण होते हैं, क्योंकि आकर्षण बल सर्वाधिक है, और जब आकर्षण बल जब सर्वाधिक है तो जो कण होंगे वो गति कैसे करेंगे, क्योंकि आकर्षण बल तो सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ठोसों के जो कण होते हैं वो केवल कंपन गति दर्शाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ठोसों के कण, यानी ठोसों के कणों में बहुत कम गति पाई जाती है। अब बात करते हैं द्रवों की, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठोसों से तो ज्यादा होगी, यानी क्योंकि इसमें क्या है, ठोसों की तुलना में आकर्षण बल कम है, और जब आकर्षण बल जब कम हो जाएगा तो ठोसों की तुलना में इसके जो कण होंगे वो अत्यधिक गति
क्या करेंगे, अत्यधिक गति दर्शाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो गति पाई जाएगी वो बहुत कम पाई जाएगी, लेकिन इसके जो कण होंगे उनमें ठोसों से अधिक गति पाई जाती है। लेकिन बात करें गैसों की, तो गैसों में स्थिति बदल जाती है बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से वेग करते हैं, यानी तीव्र वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। क्यों गति करते हैं, क्योंकि आकर्षण बिल्कुल कम है, यानी बिल्कुल नगण्य है। और जब आकर्षण बिल्कुल नगण्य हो जाएगा तो उसके जो कण होंगे वो अत्यधिक दूर दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही तीव्र वेग से गति करते हैं और अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी जब उनको किसी पात्र में डाला जाएगा तो क्या करेंगे, वह चारों ओर फैल जाएंगे। क्या करेंगे, चारों ओर फैल जाएंगे। और जब चारों ओर फैल जाएंगे तो उस बर्तन को पूरा भर देंगे और उसी का क्या ले लेंगे, आयतन ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 यानी इन 5 या 6 गुणों के आधार पर क्या है, इनकी तुलना है। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरणों की। तो ठोस के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, बर्फ हुई, मोम हुआ, या गंधक हुआ, या लोहा, या कोई अन्य धातु। ये क्या है, ठोसों के उदाहरण है। ठीक है, मैंने उदाहरण लिख दिए हैं, जैसे बर्फ हुआ, मोम हुआ, कोई गंधक हुआ, लोहा या अन्य धातु। यानी कोई भी धातु ले लो, वह किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। बात करें द्रवों की, तो ये उदाहरण द्रवों के जल हुआ, दूध हुआ, तेल, शहद, पेट्रोल और डीजल। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है इनमें इंपोर्टेंट, वो क्या है, जल की। ठीक है, जल और पेट्रोल और शहद की मैंने एक तुलना बताई थी, वो किसके आधार पर बताई थी, श्यानता के गुण पर आधार पर बताई थी। यानी द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है और लेकिन एक श्यानता का गुण भी पाया जाता है। और श्यानता क्या होती है कि जो द्रव जो बहते हैं उसका क्या करती है, विरोध करती है। यानी एक श्यानता ऐसा गुण है जो द्रवों में बहने के गुण का क्या करता है, विरोध करता है। इस आधार पर मैंने जल बताया था, शहद बताया था और पेट्रोल बताया था। यानी शहद की श्यानता सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद किसकी श्यानता होती है, जल की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, पेट्रोल की होती है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब बात करें गैस की, तो गैसों के उदाहरण क्या हो सकते हैं, वायु क्या होती है, वायु, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन यानी N2, CH4 यानी मैथेन और H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो ठोस, द्रव और जो गैस अवस्था है उसको उसके मस्तिष्क में आपको बनाए रखना है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं पदार्थों में अवस्था परिवर्तन। और ये अवस्था जो परिवर्तन देखने वाले हैं वो हम पदार्थ की जो मूल अवस्थाएं होती हैं उनके लिए आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ठोस अवस्था में अगर कोई पदार्थ है और उसे द्रव अवस्था में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है गलन। क्या कहा जाता है, गलन की प्रक्रिया कहा जाता है। और गलन की प्रक्रिया में होता क्या है, हमें जब पता है कि कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था 2 कारणों से परिवर्तित करता है, या तो भारी दबाव के कारण या ताप के कारण। और जब भारी दबाव के कारण अगर कोई पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है तो उस गुण को कहा जाता है संपीड़ितता, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां हमें किस आधार पर पढ़ना है, यहां केवल ताप के आधार पर हमें अवस्था का परिवर्तन देखना है। तो पहली प्रक्रिया आती है गलन की प्रक्रिया। तो गलन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ठोस अवस्था में अगर कोई पदार्थ होता है तो उसे निश्चित ताप दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दी जाती है, जिसके कारण वह गलना प्रारंभ कर देता है। क्या करना प्रारंभ कर देता है, वो गलना प्रारंभ कर देगा। और जब गलना प्रारंभ कर देगा तो किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाता है। जैसे कोई सोना है, ठीक है, तो सोने को भी अगर हम ताप देते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि वह तरल पदार्थ में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोना था वो उसने गलना प्रारंभ कर दिया। और एक निश्चित ताप पर जब वो गलना प्रारंभ करता है तो उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहा जाता है। यानी कोई पदार्थ अगर निश्चित ताप पर, यानी जिस ताप पर वह गलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहेंगे, गलनांक कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को गलन कहा जाता है। अगर वो द्रव अवस्था में अगर आ गया है, जैसे अगर बात करें गलन के उदाहरण की, तो क्या कह सकते हैं, बर्फ का पानी बदलना। यानी जो बर्फ होती है वो ठोस अवस्था में होती है, और जब ये ठोस अवस्था में होती है अगर इसको ताप दिया जाए, यानी अगर मान के चलो कोई फ्रिज है और फ्रिज में से हमने बर्फ निकाली, और जब फ्रिज में तो उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर था, लेकिन जब वो रूम टेम्परेचर पे आई, जब वो सामान्य ताप पर आई तो क्या बन गया, वो पानी बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्फ का क्या हो गया, गलन हो गया, और बर्फ का क्या बन गया, पानी बन गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। या ऐसे कह सकते हैं मोम का पिघलना।
कैसा? मोम का पिघलना। यानी जो मोमबत्ती होती है जब उसका दहन किया जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे मोम पिघलने लग जाता है। और जब पिघलने लग जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोम है उसको हमने ताप दिया, और जब ताप दिया तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लग गया। लेकिन द्रव एक मोमबत्ती है, और मोमबत्ती जब जलाई जाती है तो उसका मोम नीचे टपकने लगता है, और टपकने लग जाता है तो एक तरल अवस्था में वह आ जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, मोम को अगर उसी ताप पर छोड़ दिया जाए तो सामान्य ताप पर क्या होता है, वह फिर दोबारा से मोम बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्वारा से वो क्या बन गया, कि द्रव से क्या बन गया, ठोस बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने मोम को ताप दिया था तो वह किस अवस्था में आ गया था, एक द्रव अवस्था में आ गया था। लेकिन जैसे ही जो ताप था वो सामान्य हुआ, ठीक है, जब ताप सामान्य हुआ तो फिर द्वारा से वह किस अवस्था में आ गया, मोम अवस्था में ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी द्रव अवस्था थी वह किस में आ गया, ठोस अवस्था में द्वारा से आ गया। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है हिमन या जमना। हिमन या जमना, यानी ये दोनों उल्टे होते हैं। जैसे हिमन जो होता है उसका क्या मतलब हुआ कि क्या बना, पहले बर्फ से पानी बना। लेकिन अगर उसी पानी का क्या कर दिया जाए, हिमन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हिमन कर दिया जाए, या सामान्य भाषा में अगर उसे जमा दिया जाए, ठीक है। और जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना जो तापमान जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जब ताप कम देना पड़ेगा तो क्या होगा, वह जो द्रव अवस्था होगी वह किस में आ जाएगी, ठोस अवस्था में आ जाएगी। यानी पानी का बर्फ में बदलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, हिमन प्रक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और जिस ताप पर वह जमना प्रारंभ कर दे, यानी जिस ताप पर अगर वो गलना प्रारंभ करता है तो उसे कहते हैं गलनांक, और जिस ताप पर वह जमना प्रारंभ कर दे उसे कहते हैं हिमनांक। क्या कहते हैं, हिमनांक कहा जाता है। जैसे पानी का बर्फ में बदलना या मोम का जमना, यानी मोम का द्वारा से जमना। जो मोम कुछ देर पहले हमने जिसे ताप देकर द्रव अवस्था में लाया गया था, अगर उसी मोम को अगर हम जमा दें, यानी उसी निश्चित ताप पर छोड़ दें, तो क्या होगा, वह जमना प्रारंभ कर देगा, जिसे कहते हैं मोम का जमना। यानी ये दो प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होंगी। यानी पहली प्रक्रिया क्या है, ठोस से द्रव में, और दूसरी प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी, द्रव का ठोस में। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। और द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिमन या जमना। अब बात करते हैं अब क्या आया कि द्रव जो अवस्था आई है, क्या ये द्रव जो अवस्था आई है, जो द्रव का गैस में बदलना, किस में बदलना, द्रव अवस्था का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। क्या कहलाता है, वाष्पन, या कह सकते हैं एवोपरेशन, या कह सकते हैं वाष्पीकरण। यानी द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। और ये कैसे होता है, कोई जल है या पानी है, तो पानी में जब और उच्च ताप दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, उच्च ताप दिया जाएगा, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप या वाष्प में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जल था, जो कि द्रव अवस्था में था, जब उसे उच्च ताप देने पर क्या हुआ, वह भाप या वाष्प बन गया। और जिस ताप पर वह क्या करना, जिस ताप पर वह अगर वाष्प बनने लग जाए उसे कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक, ठीक है। यानी जिस टेम्परेचर पे अगर वो उबलना प्रारंभ कर दे और वो भाष्प बनने लग जाए तो उस टेम्परेचर को कहता है क्वथनांक। क्या कहा जाता है, क्वथनांक, ठीक है। अब बात समझ में आ गई कि जो द्रव अवस्था होती है, अगर द्रव को अगर हम उच्च ताप देते हैं तो अगर वो गैस अवस्था में आने लग जाता है तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी वाष्पन, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा करें, यानी उल्टे का क्या मतलब होगा, हमने जल से क्या बनाई, भाप बनाई या वाष्प बनाई, लेकिन उसी बाष्प को अगर हम संघनन कर दें, क्या कर दें, संघनन कर दें, तो क्या हो जाएगा, वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यानी जल का भाप में बदलना वाष्पन कहलाता है, और वाष्प का जल में पुनः बदलना क्या कहलाता है, संघनन की प्रक्रिया कहलाता है, ठीक है। प्रश्न यहीं से आएंगे, किससे आएंगे, प्रक्रिया के उदाहरण से आएंगे, ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, और वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है। और संघनन किस प्रकार से होता है कि जो गैस होती है, जो वाष्प बनी है, उसको हम कम ताप देकर उसमें क्या, जब सामान्य ताप, क्योंकि यहाँ क्या था, जल को जब उच्च ताप दिया गया, यानी जल को जब उच्च ताप दे रहे थे तो वो किस में परिवर्तित हो रहा था, भाप में परिवर्तित हो रहा था। लेकिन अगर उसी भाप को अगर सामान्य ताप अगर हम छोड़ देंगे तो वह भाष्प क्या बन जाएगी, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, उदाहरण के लिए अगर पानी गर्म हो रहा है, किसी चीज पर अगर पानी गर्म हो रहा है, तो जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, एक ऐसी अवस्था आती है कि जब वह पानी वाष्प बनने लग जाता है। एक ऐसा उच्च ताप आता है कि वह पानी भाष्प बनने लग जाता है, भाप बनने लग जाता है। और जब वही भाप
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, पानी का वाष्पीकरण होने लग गया। क्या होने लग गया, पानी का वाष्पीकरण होने लग गया। लेकिन अगर उसी भाप के ऊपर एक प्लेट रख दी जाए, क्या रख दी जाए, एक प्लेट रख दी जाए, तो क्या होगा, भाप जो ऊपर जा रही थी वह इस प्लेट पे थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। और वह जिस गतिज ऊर्जा से ऊपर जा रही थी उस गतिज ऊर्जा से क्या हो जाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और जब ये ऊर्जा उष्मा के रूप में वो क्या कर लेगा, जब उसका त्याग कर दिया जाएगा तो वह किस में बदल जाएगी, एक पानी की बूंद में द्वारा से बदल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, उस भाप का क्या होने लगा, कुछ देर बाद क्या होने लगा, उस भाप का संघनन होने लगा। और संघनन कहां होने लगा, जो हमने जो प्लेट रखी थी उसकी सतह पर उसका पुनः क्या होने लग गया, संघनन होने लग गया। ठीक है, और इसी उदाहरण को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो ओस की जो बूंदें होती हैं, क्या होती हैं, जो ओस की जो बूंदें होती हैं वह भी संघनन की प्रक्रिया का क्या होती है, उदाहरण होती हैं। क्योंकि जो ओस की बूंदें होती हैं वह एक द्रव अवस्था में द्वारा से पुनः क्या हो जाती हैं, संघनित हो जाती हैं। यानी इस प्रक्रिया को कहा जाता है भाप या वाष्प का संघनन। क्या कहा जाता है, भाप या वाष्प का संघनन इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, वाष्पन और संघनन। अब बात करते हैं गैस का सीधे सीधे ठोस में परिवर्तित करना या ठोस को सीधे सीधे गैस में परिवर्तित करना। देखो एक चीज क्या होती है कि ठोस अवस्था को जब ताप दिया जाता है तो क्या करना प्रारंभ कर देता है, गलना प्रारंभ कर देता है। वो किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। लेकिन यहां होता क्या है कि ठोस को सीधे सीधे हम गैस में भी परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ठोस को सीधे सीधे गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या समझते हैं, उदाहरण के लिए समझते हैं जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, कोई कपूर हो, क्या हो, कपूर हो या कोई नौसादर हो, नौसादर को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड या नेफ्थलीन या आयोडीन का गैस में बदलना। जब इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, अगर हम कपूर लेते हैं और कपूर का क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन करते हैं, तो क्या होता है, कपूर सीधे ठोस अवस्था में जो था वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। बिना द्रव अवस्था में आए हुए ठोस जो अवस्था है वो किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है या सब्लिमेशन कहा जाता है। यानी ठोस अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, बल्कि उसके उल्टे क्या होता है कि अगर कोई गैस अवस्था है, क्या है, कोई गैस है, यानी ठीक है, यानी गैस हमने ले ली, कोई CO2 ले ली, क्या ले ली, CO2 ले ली। और जब CO2 गैस का क्या कराया जाएगा, जब ऊर्ध्वपातन कराया जाएगा या कहते हैं इसे निक्षेपण। देखो यहाँ एक टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली है वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। लेकिन गैस से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को भी ऊर्ध्वपातन कहा जा सकता है, लेकिन इसे दूसरा नाम भी कह सकते हैं, निक्षेपण। क्या कह सकते हैं, निक्षेपण भी इसे कह सकते हैं। यानी इसके दो नाम है, एक तो निक्षेपण और दूसरा ऊर्ध्वपातन। लेकिन ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को केवल ऊर्ध्वपातन ही कहा जाता है। इसे हम निक्षेपण नहीं कह सकते। बल्कि जब गैस जो अवस्था होती है उसे हम ठोस अवस्था में जब बदलते हैं तो उसके दो नाम होते हैं, या कह सकते हैं निक्षेपण या कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इसमें क्या होता है, कोई गैस ली हमने, जैसे ली CO2 गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस लेते हैं और जब उसका ऊर्ध्वपातन किया जाता है तो वह सीधे ठोस अवस्था में हमें प्राप्त हो जाती है। और इस ठोस अवस्था को क्या कहते हैं, ठोस CO2 क्या कहते हैं, हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। यानी जो ड्राई आइस होती है वो क्या होती है, एक ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से प्राप्त क्या होती है, एक ठोस अवस्था होती है, जिसको हम CO2 गैस का ऊर्ध्वपातन करके हम क्या करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो क्या कहा जाता है, निक्षेपण या ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। तो आपकी जो उदाहरण है वो भी आपको याद रखनी है। यानी हम इस प्रकार से जो 6 जो प्रक्रिया हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी जो 6 जो प्रक्रिया हैं उनको आपको याद रखना है। यानी इन 6 प्रक्रियाओं से हम जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और किस आधार पर, केवल ताप के आधार पर। किस आधार पर, केवल ताप के आधार पर हम इसे करते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। द्रव से गैस में वाष्पन कहते हैं। और गैस से ठोस में निक्षेपण या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब समझते हैं, द्रव से ठोस में आते हैं तो क्या करते हैं, हिमन या कहते हैं, जमना कहते हैं। अगर क्या करते हैं, गैस से द्रव में जाते हैं तो क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और ठोस से अगर गैस में करते हैं तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रकार से हम पदार्थों की अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि पदार्थों के गुणों में परिवर्तन, यानी पदार्थ के गुणों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसे हम दो प्रकार से कह सकते हैं। यानी जो पदार्थों में गुणों के आधार पर, यानी पदार्थों में गुणों के आधार पर दो प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी जो पदार्थ के जो गुण होते हैं उनके आधार पर अगर देखा जाए तो पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला क्या होता है, पहले परिवर्तन किस नाम से जानते हैं, भौतिक परिवर्तन, और दूसरे को रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पहले परिवर्तन की। पहले में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। क्या बदलते हैं, केवल भौतिक जो गुण होते हैं पदार्थ के केवल वही बदलते हैं। यानी कोई ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल क्या बदल रहे हो, भौतिक गुण बदल रहे हो, तो ऐसे परिवर्तन को क्या नाम दिया जाता है, भौतिक परिवर्तनों से कहा जाता है। ठीक है, यानी फिजिकल चेंज, क्या कहते हैं इसे, फिजिकल चेंज। यानी इसमें होता क्या है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें क्या होता है, कोई नया पदार्थ न बनकर केवल उसके भौतिक गुण बदलते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पूरा जो पदार्थ होते हैं उसके रासायनिक गुण ही क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी पूरी तरह से उसके जो रासायनिक जो संयोग होता है वह बदल जाता है, जिसके कारण हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। और भौतिक गुण बदलने का क्या मतलब है, हो सकती है उसकी क्या हो जाए, अवस्था चेंज हो जाए, क्या हो जाए, उसकी अवस्था परिवर्तित होती है। और इसमें क्या होता है, अगर देखो किसी भी परिवर्तन का क्या होता है, एक कारण होता है। यानी अगर कोई पदार्थ अगर अपने आप में परिवर्तन कर रहा है तो उसका क्या होता है, एक कारण होता है। क्या होता है, कारण होता है। अगर हमने उस कारण को हटा दिया, मान के चलो जैसे हम बदल रहे थे, बर्फ को पानी के रूप में बदल रहे थे। क्या कर रहे थे, बर्फ को हम पानी के रूप में बदल रहे थे। तो बर्फ पानी में क्यों बदल रही थी, किसके कारण बदल रही थी, केवल हम बर्फ को क्या कर रहे थे, ताप दे रहे थे। लेकिन अगर इस ताप को हटा दिया जाए, अगर हम ताप ना दे तो क्या होगा, बर्फ पानी में कभी भी नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो परिवर्तन होने का जो कारण होता है, अगर हम उसको हटा दें तो हमें जो पदार्थ होता है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी प्राप्त हो सकता है। क्या हो सकता है, जो प्रारंभिक अवस्था में भी हमें कोई भी पदार्थ प्राप्त हो सकता है, यदि परिवर्तन का कारण हटाना क्या हो, संभव हो। क्या हो, कारण हटाना संभव हो। यानी भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उसे हम प्रारंभिक अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो परिवर्तन होता है वह केवल किस आधार पर होता है, भौतिक गुणों के आधार पर होता है। और भौतिक गुणों को भी क्या किया जा सकता है, अगर उस परिवर्तन का जो कारण है अगर उसे हटाना संभव है तो उसे हम प्रारंभिक अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में क्या करते हैं, हम जो बर्फ होती है उसको पानी में बदल देते हैं। अगर पानी को भी क्या किसमें बदल देते हैं, वाष्प में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, वाष्प में बदल देते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये केवल भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है, केवल भौतिक परिवर्तन है। यानी बर्फ का पानी में बदलना और पानी का वाष्प में बदलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। किस प्रकार से भौतिक परिवर्तन है कि क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि हम वाष्प को पुनः बर्फ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्रारंभिक अवस्था में भी उसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी रूप में होता है। क्या होता है, अस्थायी रूप में होता है। ठीक है, ये स्थायी नहीं होता बल्कि क्या होता है, अस्थायी रूप से होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा जो मूल पदार्थ था, मूल पदार्थ क्या था, हमारी क्या थी, बर्फ थी। बर्फ को हमने किस में बदला, जल में बदला, और जल को किस में बदला, वाष्प में बदला। ठीक है, जब बर्फ से किस में बदलेंगे, जल में बदलेंगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या किया हमने, गलन किया। क्या किया, गलन किया। और जल को हमने किस में बदला, वाष्प में बदला, तो ये क्या हुआ, वाष्पन किया। क्या किया, वाष्पन किया। लेकिन पुनः हम क्या कर सकते हैं, इस वाष्प को क्या कर सकते हैं, इस वाष्प को किसमें बदल सकते हैं, जल में बदल सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा। किसके कारण, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा हम इसे बदल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये और जो जल जो आया उसको हम बर्फ के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। यानी जो हिमन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा हम जल को बर्फ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जहां से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पर लौट आए। यानी हम इसमें क्या किया, हमने जो आयस ली थी उसको किसमें बदला था, जल में बदला था, और जल को वाष्प में बदला था। लेकिन यहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बना, केवल जो भौतिक गुण थे, जो बर्फ के जो भौतिक गुण थे वो किसमें बदल गए, जल में बदल गए, और जल के भौतिक गुण वाष्प में बदल गए। यानी कोई नया पदार्थ नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल क्या होता है, जो भौतिक गुण होते हैं वही बदलते हैं। और पदार्थ को प्रारंभिक अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसे कह सकते हैं हम अस्थायी परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर कोई स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, अस्थायी रूप से। यानी कभी ना कभी क्या होगा, जो बर्फ के रूप में हमने जो जल में बदला था वह कहीं ना कहीं ऐसे रूप में द्वारा से बर्फ में भी बदला जा सकता है। यानी कोई स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ, कैसा हुआ, अस्थायी परिवर्तन। उसी को कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या कह सकते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी ठीक है, यानी द्वारा से क्या एक साइकिल चलती है, क्या चलती है, एक चक्र चलता है, इसलिए से कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी आपको समझना है पदार्थ के जो पदार्थों में गुणों के आधार पर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में केवल होता क्या है, केवल जो पदार्थ के भौतिक गुण ही बदलते हैं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और इसमें जो पदार्थ होता है उसे हम प्रारंभिक अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो परिवर्तन का जो कारण है अगर उसको हटाना अगर संभव है तो हम पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसी परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय व अस्थायी परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। अब जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसको हम उदाहरणों के रूप में भी समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है, मोम का पिघलना। किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। किस प्रकार से कि जो मोम होता है उसमें क्या होता है, कोई मोमबत्ती जल रही होती है, और जब उस मोमबत्ती का दहन किया जाता है तो जो मोम होता है वह किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसमें केवल क्या हुआ, जो मोम का जो पिघलना है वह किसकी प्रक्रिया है, एक गलन की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया, एक गलन की प्रक्रिया है। उसमें क्या हुआ, केवल जो मोम का जो भौतिक गुण था वह बदल गया। यानी जो ठोस अवस्था में था वह किस अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। तो क्या हुआ, यहां पर कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। इस जो मोम जो पिघला हुआ था, जो द्रव अवस्था में आया था, अगर उसे क्या कर दें, हम जमा दें तो द्वारा से क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें मोम प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यह भौतिक परिवर्तन का क्या हुआ, एक उदाहरण हो गया। आगे समझते हैं सोने का पिघलना। ऐसे ही सोने का पिघलना भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, यानी जब सोना पिघल जाता है तो उसमें क्या होता है, जो ठोस अवस्था होती है वो किसमें आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है, और उसी द्रव अवस्था को हम ठोस अवस्था में द्वारा से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे और उदाहरण हो सकते हैं, कागज या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करना। यानी कोई कागज है, क्या किया, कोई कागज है, अगर उसे कैंची से काट दिया जाए या उसके टुकड़े कर दिए जाए तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा, तो क्या परिवर्तन हुआ, इसमें जो कागज था उसके केवल भौतिक गुण बदल गए। जो पूरा जो एक कागज था वह छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त हो गया। इसमें कोई नया पदार्थ हमें नहीं बना। इसमें क्या नहीं बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना। जब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कागज या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करना भी क्या, किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और उदाहरण क्या हो सकते हैं, फलों व सब्जियों का काटना। यानी कोई सा भी फल ले लें, कोई सी भी सब्जी ले लें, अगर उसको काट दें तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, केवल भौतिक परिवर्तन उसमें कहलाता है, क्योंकि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और क्या हो सकता है, कांच का टूटना। किस प्रकार टूटना, कांच का टूटना, केवल कांच टूटा है, ठीक है, उसने भौतिक गुण बदले हैं। ये पूरा जो कांच था वह किसमें आ गया, टुकड़े टुकड़ों में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर बात करें, देखो यहाँ एक बात समझनी है, मैंने जो बताया था, अगर कोई कांच टूट गया, क्या करे, कांच कोई टूट गया, तो कांच जब टूट गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, वो क्या हो जाए, बिखर जाएगा। अब जब बिखर जाएगा तो हमने पढ़ा था कि जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। इसमें जो पदार्थ की जो मूल अवस्था होती है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, अगर मैं पूछूं कि जो कांच जो टूट गया है क्या वो द्वारा कांच के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्या नहीं किया जाता, वो कांच के रूप में जैसा था वह वैसा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, भले ही उसे जोड़ जोड़ के जो कांच के जो टुकड़े बिखरे हुए हैं उसको हम जोड़ जोड़ के कांच बना सकते हैं, लेकिन वह अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे हुआ, हमें याद रखना है कि जो मैंने जो पॉइंट बताया था कि पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कब, जब जो कारण है, यानी जो परिवर्तन का जो कारण है, अगर उसे हटाना संभव हो। अगर उसे संभव नहीं है तो हम उससे कांच को भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर एक इंपोर्टेंट नोट लगा के आपको याद रखना है। अगर परिवर्तन का जो कारण है, परिवर्तन का कारण क्या था, उस कांच का गिरना, अगर उस कांच को नहीं गिराते तो वह मूल अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता था। अगर जो परिवर्तन का जो कारण है, अगर
अगर उसे हटाना संभव है तो हम उस पदार्थ को मूल अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर हमें जो कारण होता है अगर वो हटाना भी संभव होता है तब भी हम क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक परिवर्तन में यदि परिवर्तन का कारण हटाना संभव है तो पदार्थ मूल अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर रासायनिक परिवर्तन अगर एक बार हो गया तो उस पदार्थ को मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दूध का दही में बदलना, तो इसमें होता क्या है, दूध जो होता है उसका क्या हो जाता है, एक किण्वन हो जाता है। क्या हो जाता है, किण्वन की प्रक्रिया के कारण क्या वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है, और उस दही को द्वारा से हम दूध में प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो रासायनिक, तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या बन गया, दूध का दही बन गया, और जो दही होता है उसके रासायनिक गुण दूध से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। और उदाहरण की बात करें तो बल्ब का जलना, तो बल्ब का जलना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। क्योंकि जब बल्ब जलता है तो होता क्या है, जब बल्ब जलता है तो होता क्या है, जो विद्युत ऊर्जा जो बल्ब को दी गई है वो किस ऊर्जा में परिवर्तित होने लग जाती है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होने लग जाती है। तो क्या हुआ, कोई नया पदार्थ बना, बिल्कुल कोई नया पदार्थ नहीं बना। इसमें जो केवल विद्युत ऊर्जा थी वह किस ऊर्जा में परिवर्तित होने लग गई, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बल्ब का जलना है वो किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी उदाहरण आपको याद रखने हैं, कहीं भी ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मिश्र धातु का निर्माण। क्या होता है मिश्र धातु का निर्माण, जैसे हमने कोई दो धातु ली और उससे क्या बनाया, एक मिश्र धातु बनाई। जैसे पीतल बनाई, क्या बनाई, एक पीतल बनाई, और उस पीतल के लिए हमने दो धातुओं का क्या किया, यूज किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दो धातु थी उससे क्या बनी, एक मिश्र धातु तैयार हो गई। तो इसमें क्या हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बनाना, जो पहले की जो धातु थी वही उसी के गुण, उसमें क्या, जो तीसरी जो मिश्र धातु थी उसमें उसके गुण आ गए। इसमें क्या हुआ, कोई नया पदार्थ नहीं बना। यानी जितने भी जो मिश्र धातुओं का जो निर्माण होता है वह किस परिवर्तन के अंतर्गत आता है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं शकर्रा या चीनी का जलीय विलयन। यानी जो चीनी होती है, अगर हम उस चीनी को किस में घोल दें, अगर हम जल में घोल दें, क्या कर दें, ये है जल, इस बीकर में हमने ले लिया जल और इसमें ऊपर से डाल दी शक्कर, तो क्या होगा, जो शक्कर होगी वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जल में घुल जाएगी। तो क्या हुआ, कोई नया परिवर्तन हुआ, कोई नया पदार्थ बना, नहीं बना। जो उसके जो भौतिक गुण थे वही क्या हुए, परिवर्तित हुए। जो क्या हुआ, जो जल था वो क्या था, एक विलेय था, क्या था, विलायक था, क्या था, विलायक। और जो शकर्रा थी वो क्या थी, विलेय थी, क्या थी, विलेय थी। ठीक है, यानी जब विलेय को किसमें मिलाया जाता है, विलायक में मिलाया जाता है तो क्या तैयार होता है, एक विलयन तैयार होता है। क्या तैयार होता है, एक विलयन तैयार होता है। तो इस विलयन में कोई नया पदार्थ नहीं बना, केवल जो शकर्रा थी वह जल में घुलने लग गई। ठीक है, ये कोई नया पदार्थ बनने की कोई भी आशंका नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, एक भौतिक परिवर्तन हमें देखने को मिला। तो इस प्रकार से आपको ये उदाहरण आपको याद रखना, जिसमें मोम का पिघलना, सोने का पिघलना, कागज या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करना। यानी आप किसी भी फल को काट लो तो वह कैसा परिवर्तन कहलाएगा, सिर्फ भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में बात। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तनों की। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक, देखो बस यही याद रखना है, पदार्थों की भौतिक व रासायनिक समस्त गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल भौतिक गुण बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तनों में उस पदार्थ के भौतिक साथ साथ रासायनिक यानी समस्त जो गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और इस परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता। जो मैंने यहाँ बताया था कि जो पदार्थ होता है वह अपनी मूल अवस्था में यहाँ तो आ जाता है अगर उस कारण को हटाना संभव हो, लेकिन इसमें हटाना भी संभव हो तब भी यह मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे दूध था, जैसे दूध का क्या किया हमने, किण्वन किया। तो दूध का जब किण्वन किया तो क्या बन गया, दही बन गया। ठीक है, लेकिन इस दही को वापस दूध में हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसका क्या मतलब क्या हुआ, जो दही था वह एक अलग रासायनिक गुण दर्शाता था। इसका मतलब जो दूध था उसके रासायनिक गुण अलग थे और दही के रासायनिक गुण अलग हैं। इसमें क्या हुआ, भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही क्या हुए, बदल गए। तो इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। और ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय व स्थायी। ये अस्थायी नहीं होता, ये कैसा होता है, स्थायी होता है। ये
गलत लिख गया है। इसमें क्या होगा, अनुत्क्रमणीय और अस्थायी। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जब कोई जो मूल अवस्था में अगर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उसे क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कहते हैं। यानी जो भौतिक परिवर्तन था वो कैसा था, उत्क्रमणीय। वो कैसा था, उत्क्रमणीय था। जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। वह कैसा होता है, स्थायी होता है। यानी इसमें एक बार जो पदार्थ था वह अगर दूसरे पदार्थ में बदल गया तो वह वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा परिवर्तन हुआ, स्थायी परिवर्तन हुआ। वहां हम क्या कर रहे थे, जो बर्फ थी उसको जल में बदल रहे थे और जल को वाष्प में बदल रहे थे, लेकिन वाष्प को पुनः हम बर्फ के रूप में भी प्राप्त कर सकते थे। इस वजह से उसे क्या कहा गया, एक अस्थायी प्रकार का परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन हमें याद रखना है जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह किस प्रकार का परिवर्तन कहा जाता है, एक स्थायी प्रकार का परिवर्तन कहा जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण क्या है, दूध का दही में बदलना। तो इसमें क्या हुआ, जो दूध था वह किस में बदल गया, दही में बदल गया। और किस प्रक्रिया के कारण, जो किण्वन की जो प्रक्रिया थी उसके कारण दूध का दही में बदल गया। लेकिन जो दही था वह बिल्कुल दूध से रासायनिक संयोग में क्या था, अलग है। यानी इसमें नया पदार्थ बन गया। यानी दही को हम दूध के रूप में भी हम यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ये करना संभव भी है तब भी हम दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं दूध का फटना। क्या करते हैं, दूध का फटना। और जब दूध फट जाता है तो उसका क्या बन जाता है, छाछ बन जाती है। या कह सकते हैं जो छाछ होती है वह बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो छाछ होती है उसके गुण अलग हैं और दूध के रासायनिक गुण अलग है। तो इसमें जो छाछ बनी है वो एक नया पदार्थ बना है। क्या बना है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, एक उत्पाद के रूप में एक नया ही पदार्थ बनता है। जैसे हमने क्या किया, एक क्या किया, लकड़ी का दहन किया या कोयले का दहन किया या कोई भी हमने ईंधन लिया, अगर उसका हम दहन करते हैं तो उसमें क्या होता है, वह जो दहन होता है तो उसमें क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। जैसे हमने कोयले का दहन कराया, कोयले का दहन करवाया तो कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है। उस कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होगा तो क्या बनेगी, CO2 बनेगी। क्या बनेगी, CO2 बनेगी। यानी कोई एक नया उत्पाद हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन हमें देखने को मिला। ठीक है, तो दूध का फटना या हम कह सकते हैं जो दहन होता है वो भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी का दहन, कोयले का दहन, पेट्रोल का दहन, डीजल का दहन, कागज का दहन। ठीक है, उस कागज जब राख बन जाती है तो जो राख होती है क्या उसको कागज में प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, कागज का जलना कैसा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगर और उदाहरण की बात करें तो संक्षारण होती है। ठीक है, होती है संक्षारण होती है, यानी जो जंग लगती है उसमें क्या होता है, जैसे लोहे पर जंग लगना। तो इसमें क्या होता है, जो लोहा होता है यानी जो आयरन होता है वह ऑक्सीजन और जो नमी होती है, क्या होती है, जो नमी होती है वायु में, उसकी उपस्थिति में क्या कर लेता है, एक रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। और उस रासायनिक अभिक्रिया में एक जंग क्या लगती है, जो जंग लग जाती है वह उस पर निर्मित हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक नया पदार्थ जंग के रूप में हमें देखने को मिला। यानी जो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। इसी प्रकार चांदी का काला होना, किसका काला होना, चांदी का काला होना। ठीक है, तो चांदी किसकी वजह से काली होती है, क्योंकि वह एक रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है। यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से चांदी क्या करती है, क्या कर लेती है, एक अभिक्रिया कर लेती है, जिसके कारण उसका रंग जो हो जाता है वो काला हो जाता है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, किसका, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब बात करते हैं तांबे के बर्तन में हरे रंग की परत जमना। तांबे के बर्तन में हरे रंग की परत जमना भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन। और क्या उदाहरण है, फलों का पकना या कह सकते हैं श्वसन जो प्रक्रिया करते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, जो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारे अंदर। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर उसको छोड़ते हैं तो ये क्या है, जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, और क्या हो सकती है, विकृत गंधता। ये क्या होती है, विकृत गंधता। तो विकृत गंधता किसे कहते हैं, कि वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए। जैसे एक आपके पास एक चिप्स का पैकेट है, होता है ना, चिप्स का पैकेट। तो उसमें क्या होता है, जो चिप्स रखे होते हैं अगर इसे हम क्या कर दें, खुला छोड़ दें, इसे अगर हम खुला छोड़ दें तो क्या होगा, जो वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होगी, क्या होगी, जो नमी होगी या जो वायु होगी, तो वह उससे क्या करेगा, जो चिप्स होंगी वह उससे क्या करेंगी, रासायनिक अभिक्रिया कर लेंगी। उसमें क्या होगा,
तो वसा युक्त खाद्य पदार्थों का वायु या नमी के संपर्क में आने पर उसका स्वाद व गंध का खराब होना। तो इसका स्वाद कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, इसमें से गंध आने लगेगी। तो इसमें क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हमें देखने को मिली, जिसे हम किस परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विकृत गंधिता होती है वह भी किस परिवर्तन के अंतर्गत आती है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। और क्या उदाहरण हो सकते हैं, मेहंदी का रचना, किसका रचना, मेहंदी का रचना। और कह सकते हैं कटे हुए सेब का भूरा होना, यानी जो कटा हुआ जो भाग होता है सेब का, अगर वह खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद क्या, जब भूरा होने लग जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, उसमें सड़न पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी, एक सड़न पैदा हो जाएगी। और वही सड़न किसका परिणाम है, एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। तो उसमें क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कटे हुए सेब का भूरा होना भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और बात करें भोजन का पकना, भोजन के पकने में क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो भोजन का पकना किस प्रकार का उदाहरण हुआ, रासायनिक परिवर्तन का। और भोजन का जो पाचन होता है, क्या होता है, जो भोजन का जो पाचन होता है हमारे अंदर, भोजन का जब पाचन होता है, एटीपी के रूप में हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। इसमें ग्लूकोज छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, यानी ऊर्जा के रूप में टूट जाती है, यानी ऊर्जा के जो पैकेट होते हैं उनमें टूट जाती है। और वह प्रक्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही की जाती है। इसलिए उसे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी आपको दो परिवर्तन याद रखने हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, केवल उसके जो भौतिक गुण होंगे वही बदले जाएंगे। और उसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है कि पदार्थों के जो रासायनिक व भौतिक जो समस्त गुण होते हैं वही बदल जाते हैं और वह मूल अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस वजह से क्या कहते हैं, एक स्थायी प्रकार का परिवर्तन व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और आपको जो उदाहरण दे रखे हैं उसको आपको नोट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पूरा जो पदार्थ की जो पूरी इकाई है वो आपकी यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो पदार्थ के जो अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य मिलेंगे उसको हम एक अगली वीडियो में क्या कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ तक है जो पदार्थ की जो पूरी जो हमने 4 भाग जो किए हैं, ये पदार्थ का 5वां भाग है। तो इस प्रकार से जो 5 भाग है उसमें जो पदार्थ की जो आपकी रीट में जो इकाई दे रखी है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम जो अगला टॉपिक चालू करेंगे वो करेंगे आपका ईंधन। क्या करेंगे, ईंधन यानी फ्यूल। यानी अब हम ईंधन को देखने वाले हैं जो आपकी सिलेबस में दे रखा है। पदार्थ यहीं पर समाप्त हो जाता है और अगली इकाई में यानी अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम ईंधन को अपना प्रारंभ करेंगे। यानी तब तक आपको क्या करना है, जो भी जो 4 या 5 पार्ट हैं उनको जो भी हमने यहाँ पर बताया उसकी बाकायदा नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, अगली वीडियो में हम किसको प्रारंभ करेंगे, ईंधन को प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।